हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का, क्योंकि फिर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक घटना यहाँ हुई थी, जो सबसे बड़ा एक हिमखंड टूटकर अलग हुआ था, एक आइसबर्ग टूटकर अलग हुआ था, उस माध्यम से चर्चा में आया था। और अभी फिर से चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि 3 दिन में ही गायब हो गया यहाँ का एक झील था। तो नासा की सैटेलाइट द्वारा जो पिक्चर ली गई उसमें दिखाया जा रहा है, आपके सामने पिक्चर दिख रहा है कि मतलब ये झील आप देख सकते हैं कि 3 दिनों के अंदर किस स्थिति से किस स्थिति में आ गया। पहले इस स्थिति में था, यहाँ से इस स्थिति में पहुँच गया। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब एक रहस्यमयी मतलब तरीके से गायब हुआ या क्या हुआ, ये सब चीज़ के बारे में शोध चल रहा है। वैज्ञानिक कुछ बातों को बता भी रहे हैं कि शायद इस रीज़न से हुआ होगा, क्योंकि मुख्य रूप तो यहाँ जलवायु परिवर्तन ही आता है। लेकिन ऐसा क्या जलवायु परिवर्तन में हुआ जिस कारण से झील ही गायब हो गया? तो ये एक सोचने वाला मुद्दा भी है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे चल के, और इसके बारे में हम लोग पूरा इसकी स्थिति को भी जानेंगे कि कहाँ पास हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे इसका रिसर्च चल रहा है, वो सब चीज़ों को जानेंगे हम लोग। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो हम लोग इसके आगे चलते हैं। ये जो पिक्चर नासा के द्वारा डाला गया था और नासा के द्वारा बताया गया इस पिक्चर को, कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 3 दिन के अंदर कैसे एक झील गायब हो गया है बर्फ़ में से। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसमें आप पहले स्थिति को देख लीजिए। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये साउथ पोल वाली स्थिति है, जहाँ पास कौन सा महाद्वीप आता है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप आता है, जो कि 5वां महाद्वीप है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में इसे जाना जाता है, साउथ पोल का है। और यहाँ बर्फ़ की मात्रा की बात करें तो लगभग पूरे अगर दुनिया का बर्फ़ मिला दें फिर भी यहाँ के बर्फ़ से 30% ही होगा, ऐसा स्थिति है यहाँ का, इतना ज़्यादा यहाँ बर्फ़ है। तो ये आप देख सकते हैं साउथ पोल में है। और अभी हाल ही में एक और चर्चा का विषय ये बना था, ये आपको बाउंड्री लाइन दिख रहा होगा इसके अंदर में, तो ये है साउथ ओशियन का बाउंड्री लाइन, जिसे कि नेशनल ज्योग्राफी द्वारा अभी अपने नक्शे पे मतलब जो मैप बनता है या फिर एटलस बनता है उसमें अब इसको भी वो डिनोट करेगा। ये अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो एरिया है पूरा, मतलब इस एरिया के चारों ओर, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर एक राउंड की तरह ये बनाकर है। इस कारण से इसको अलग हम लोग अभी आगे देखते हैं कि क्यों साउदर्न ओशियन इसे कहा गया और अलग से इसकी पहचान दी गई। तो यह हम लोग झील की जब स्थिति देखेंगे तो क्या है कि ये साउथ पोल वाला एरिया में आता है जो अंटार्कटिका है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसको 2 भाग में बांटा गया है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है ईस्ट और इस वाले पार्ट को बोला जाता है वेस्ट। तो जो हम लोग देखेंगे तो ये जो घटनाएं हुई है वो ईस्ट वाले क्षेत्र में हुई है। यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे घटना घटी है जो झील के गायब होने वाली घटना है। और जो इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो गायब हुआ था, मतलब जो हिमखंड टूटकर अलग हो गया था, वो हुआ था इस वाले एरिया में, रोन आइस शेल्फ में हुआ था, और वो तैरता हुआ वेडल सी में निकल गया था। तो जो उस वीडियो को आप लोग अगर नहीं देखे हैं, जो A76 था जिसका नाम दिया गया है A76, वो वाले हिमखंड वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो ऊपर आई बटन लिंक में शो रहा होगा वीडियो, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। और जो इस बार हुआ है वो ईस्ट साइड हुआ है। ईस्ट साइड में कहाँ पे हुआ है? तो ये जो अमेरी आइस शेल्फ है, ध्यान दीजिएगा, अमेरी आइस शेल्फ से ये झील गायब हो गया है। और ये वाले एरिया को क्या बोला जाता है? ईस्ट अंटार्कटिका कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी स्थिति कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये झील कैसे गायब हो गया है। एक दरार की स्थिति वहाँ बनी हुई थी, उसके बाद से अचानक ये गायब हो गया। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये रिसर्च किसके द्वारा किया। ऐसा का आइससैट 2 है, ये आइससैट 2 के द्वारा इसके देखा गया है, इसका फोटो लिया गया है और उसी को साझा किया गया है नासा के द्वारा, और ऐसा बताया गया है। तो ये जो आइससैट 2 है ये एक तरीके से बोलिए तो लेज़र बीम पे काम करता है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये लेज़र के माध्यम से आइस हो, क्लाउड हो या फिर लैंड हो, ये सब चीज़ों को ये एक तरीके से निगरानी में अपने रखता है, निगरानी क्षेत्र के अंतर्गत, और इसी के माध्यम से फोटो को साझा किया गया है। और इसमें
मैं बता दूं तो जो जो प्रमुख लेखक और तस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो गैल्सियोलॉजिस्ट हैं रोनाल्ड ऑर्नर, उन्होंने भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया दी है इसके बारे में, रिसर्च के माध्यम से दी है कि आखिर ये क्या है। तो हम लोग इसको देखते हैं। अभी ये जो आईसेट 2 है, ये आईसेट 2 एक सैटेलाइट है जिसके माध्यम से नासा ने ये चित्र जारी किया है। और उसके बाद मैं बता दूं तो ये झील के गायब होने का कारण हम लोग देख लेते हैं। तो कई वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी दी, लेकिन ये जो प्रमुख लेखक और तस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो गैल्सियोलॉजिस्ट रोनाल्ड वार्नर का जैसा बयान था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये जो झील थी, ये झील आपके सामने जो दिख रही है, ये इसका जो पानी का भार इतना ज़्यादा हो गया था कि इसके नीचे की बर्फ़ की चट्टान जो थी उनमें दरार आ गया था। और दरार आने के कारण क्या हुआ था कि जितनी भी पानी थी, ये जो पानी आपको दिख रहा है वो दरार के माध्यम से महासागर में बह के निकल गई, जो उसके बाजू में महासागर है उसमें निकल गई। और इस प्रक्रिया को उन्होंने बताया कि हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कहा जाता है कि मतलब एक तरीके से बोलिए तो दरार में वो पानी पूरा चले गया। तो आखिर ऐसी घटनाएं घट क्यों रही है? और ये दरार में ऐसा भी नहीं कि कम मात्रा में कोई पानी, ये जो झील था इसमें 60 से 75 करोड़ क्यूबिक पानी के लगभग भरा हुआ था। मतलब ये बहुत ही मात्रा में अगर आप बोलेंगे तो 60 से 75 करोड़ क्यूबिक मीटर जो पानी होता है वो बहुत ही मात्रा में होता है, समझ रहे? और 3 दिन के अंदर वो पूरा बह जाना, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि एक तरीके से देखा जा रहा है तो इसे तो जलवायु परिवर्तन का इसमें मुख्य अहम जो बोला जाए, बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका कौन निभा रहा है? तो जलवायु परिवर्तन निभा रहा है। अगर पूरे हम लोग दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है तो वो पड़ रहा है कहाँ? तो ये पड़ रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप में, साउथ पोल में पड़ रहा है, जो हमेशा कुछ 15 दिन में, महीने भर में कुछ न कुछ वहाँ की स्थिति में परिवर्तन देखा जा रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि तेजी से जो बर्फ़ की चादरें पिघल रही है, पतली हो जा रही है, जो संभाल नहीं पा रही है। तो ये सब स्थिति को हम लोग देखेंगे तो बहुत ही एक तरीके से दर्दनाक ही स्थिति है जो जलवायु पर परिवर्तन हो रहा है उस कारण से। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो अंटार्कटिका है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा मैं बताया आप लोगों को कि ये 5th नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में इसे जाना जाता है, और ये 2 भाग में विभाजित है, ईस्ट और वेस्ट में, जैसा मैंने बताया। और इसका जो क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो ये है 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है इसका पूरा क्षेत्रफल है। और अगर हम लोग मील में देखें तो ये है 5.5 मिलियन वर्ग मील। इतने क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है और पूरा बर्फ से ये ढका हुआ है। और ये एक तरीके से आप लोग सब जानते ही हैं कि सबसे दक्षिण का महाद्वीप भी है, और साथ में अगर देखा जाए इसको साउथ पोल बोला जाता है। और अगर हम लोग साथ में इसको देखें तो ये बर्फीला भी है, बर्फ़ भी है, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ भी है। और इसी को मैं बता रहा था, ये देखिए साउदर्न ओशियन जो कहा जा रहा है ये राउंड अप में, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हवाएं हैं, हवाओं के चाल के अनुसार एक तरीके से अलग महासागर का रूप दिया गया है। हवाओं की चाल के कारण लहरों की जो चाल है उसमें परिवर्तन आया, और वो लहरों की चाल के कारण ही एक राउंड अप की स्थिति बन गई। किसके? तो ये जो अंटार्कटिका है उसके चारों ओर। तो यहाँ पास साउदर्न ओशियन, आई बटन लिंक में शो हो रहा होगा साउदर्न ओशियन, जिसको देखना है वो जाकर आप लोग देख सकते हैं उसके बारे में। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि हाँ ठीक है, और साथ ही साथ ये 3 साइड से महासागरों से मिलता भी है। कौन कौन से हैं? तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये 3 साइड से ये कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि 3 समुद्रों, 3 महासागरों से जुड़ा हुआ है? तो वो कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ये तीनों से जुड़ा हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग आगे की स्थिति जब देखते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखें कि जो अंटार्कटिका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तो ये प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो बहुत ही तेज़ी से
बढ़ते जा रहा है जल स्तर। और उसका मेन कारण क्या है? तो मेन कारण यह है कि यहाँ की बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिघल रही है। और कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बताए हैं कि 2050 की अगर हम लोग स्थिति देखेंगे तो 2050 की स्थिति में ये जो सतह पर पिघलने का जो दर है, बर्फ़ के पिघलने का दर, वो लगभग 2 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और एक तरीके से बहुत ही दयनीय स्थिति पर पहुंच जाएगी। क्योंकि ये जलवायु पर परिवर्तन से ये जो यहाँ की बर्फ़ की चट्टानें हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा असर डाल रहा है। क्योंकि पहले की अगर हम लोग स्थिति देखें, अगर 1980 से पहले की स्थिति, तो लगभग 1 डिग्री के करीब टेम्परेचर हुआ करता था। और अभी की अगर स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो 2 डिग्री के करीब जो टेम्परेचर पहुँच जाने के कारण एक तरीके से बहुत ही दयनीय और भयावह स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि लगभग दुगना तेजी से पिघलने लगेगा। क्योंकि अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि अगर जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ों में लगाम नहीं लगाया गया, जलवायु परिवर्तन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो लगभग 2050 तक 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पृथ्वी का पहुंच जाएगा। जिससे कि जितने भी तटवर्तीय शहर या तटवर्तीय जिले, राज्य, देश हैं, वो सब एक तरीके से डूबने के कगार पे आ जाएंगे इस कारण से, क्योंकि बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है ये क्षेत्र। तो ये एक तरीके से बहुत ही मतलब सोचने वाली ही बात है। और संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसका कहना है कि यहाँ उच्च दबाव प्रणाली से जो डाउन स्लोप विंड का निर्माण होता है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से तो बर्फ़ में जो भी परिवर्तन आ रहा है वो तो आ ही रहा है, साथ में सोचने वाली बात यह भी हो गई है कि जो ये जितने भी जलीय जीव हैं वहाँ के, जो वहीं निवास करते हैं, जैसे वहाँ की पेंगुइन जो प्रजनन क्षेत्र के रूप में वहाँ जाना जाता है, ये सब पेंगुइन हो गए, ये सब के लिए भी एक तरीके से बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति होने वाली है। साथ में वहाँ भालू की कई प्रजातियाँ पाई जाती है और भी अन्य तरह के जो समुद्री जीव हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं, कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है। मतलब हजारों की संख्या में यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती है, बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। तो इसलिए और भी वैज्ञानिकों के लिए सोच का एक विषय बन गया है। वहाँ बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी चल रहे हैं ताकि ये सब चीज़ों पे देख रेख किया जा सके। लेकिन सब चीज़ किया जा रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन में कोई भी सुधार नहीं किया जा पाया है अभी तक, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। ये जो हाइड्रोफ्रैक्चर की घटनाएं आ रही है वो इसी कारण से आ रही है, इसी कारण से इतना तेज़ी से बढ़ने की आशंका हो रही है और लोग इतने परेशान की स्थिति में हैं। आप देख सकते हैं सामने की बर्फ़ के जो बहुत सारे चट्टान है वो टूट टूट कर अभी कहीं वेडल सी में, कहीं इधर पे, मतलब सब साइड वो बहते ही चले जा रहे हैं। तो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि बर्फ़ का एक तरीके से आप बोलिए तो एक बर्फ़ का गोला है और पूरी दुनिया के बर्फ़ को अगर मिला दे तो एक छोटा सा बॉल की तरह वो सामने में रहेगा। ऐसा स्थिति है यहाँ अंटार्कटिका का। तो एक तरीके से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग अंटार्कटिका संधि की बात करें तो 1 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 1 दिसंबर 1959 ये जो दिन है, इसी दिन वाशिंगटन में ये संधि की गई थी जिसमें 12 देशों ने उस टाइम हस्ताक्षर किए थे इसके अंतर्गत, ये संधि के अंतर्गत। और मेन इसका उद्देश्य ये था कि ये केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही संरक्षित करना एवं समन्वित करना है। बाकी कोई भी और रीजन नहीं होना चाहिए यहाँ, किसी भी और रीजन से यहाँ कोई भी नहीं जा सकता। मतलब कि कोई भी देश इस पर अपना कोई भी शोध नहीं कर सकता। वो शोध केवल एक वैज्ञानिक अनुसंधान और केवल वहाँ के बचाने से लेकर हर स्पीसीज को देख रेख से लेकर हर चीज़ों के लिए बस किया जाएगा, इसलिए संधि को किया गया था। और इसमें एक तरीके से बोलिए तो ये संधि करने का सबसे मेन मकसद जो था वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करना था, कि मतलब सबका एक बार वहाँ नज़र जाए और साथ में सब अपने अपने मतलब शोध करें, अपने अपने तरीके से बताएं कि आखिर कैसे ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है, क्या दुष्प्रभाव वहाँ पड़ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ये जो कहा जाए तो अंटार्कटिका जो ट्रेटी हुई थी वो इसी कारण से हुई थी, जो संधि हुई थी वो इसी कारण से हुई थी। और यहाँ बोला जाए तो भारत जो है वो कब बना, तो इसका सदस्य बना था 1983 में। 1981
1982 में सबसे पहला अपना यहाँ कदम जमाया था। उसके बाद 1983 में भारत भी इसका सदस्य देश बन गया था। और आज की अगर स्थिति में हम लोग बात करें तो 45 से 50 जो देश हैं वो यहाँ अपने शोध कार्य कर रहे हैं और ये जो अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से भारत की स्थिति अगर देख लेते हैं तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो ये भी अपने स्तर पे बहुत काम कर रहा है, वहाँ शोध कार्य वहाँ चल रहे हैं। जिसमें अगर मैं बता दूं, मैं यहाँ शॉर्ट में ही आपको बताऊंगा अनुसंधान स्टेशन में, क्योंकि जब मैं हिमखंड का जो A76 वाला वीडियो है वहाँ पे मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि किस डेट में किस वर्ष इसे चालू किया गया था, क्यों चालू किया गया था, कितने बंद हो गए, कितने और नई जो अनुसंधान स्टेशन है वो डालने की वहाँ बात हो रही है। तो ये सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आप यहाँ ऊपरी तौर पे जान लीजिए कि जो अनुसंधान स्टेशन है ये पहले नंबर पे है गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, और दूसरे नंबर पे है मैत्री, तीसरे नंबर पे है भारती और चौथे नंबर पे है सागर निधि, जिसके द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब पॉइंट आएगा, अगर इस पॉइंट पे लिखने का भी आया अंटार्कटिका के पास महाद्वीप के बारे में, तो फिर आप बहुत सारे चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आप भारत से उसको रिलेट कर लें। ऐसा चीज़ भी होना चाहिए जिससे कि जो चेकर होंगे उन लोगों पे एक अलग प्रभाव इसका पड़ेगा। तो हर जगह पे भारत की स्थिति बताना है। और तो यही वो मुद्दा था जिस कारण से चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ कौन सी घटना घटी। तो हाइड्रो फ्रैक्चरिंग की घटना घटी है, जिसके कारण पूरा झील 3 दिन के अंदर ही गायब हो गया है। तो ये टॉपिक यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।